ठीक है। आज हमारी यूनिट 4 स्टार्ट हो रही है। पहला चैप्टर है इसका एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार क्या होते हैं। तो उसमें क्या है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी है अम्ल और क्षार को लेके कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। सबसे पहले जो हमारे सिलेबस के अंदर है या फिर सबसे पहले हम जहां से स्टार्ट करते हैं वो होता है आरेनियस का कंसेप्ट या आरेनियस की अवधारणा। आरेनियस क्या कहता है कि अम्ल वो होता है जो कि जलीय विलयन में H+ देता है। ठीक है, अम्ल क्या होता है जो जलीय विलयन में H+ देगा, और क्षार क्या होगा जो अम्लीय विलयन में OH- देगा। हाइड्रोक्सिल आयन जो देता है वो क्षार, H+ जो देता है वो क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, तो ये आरेनियस कंसेप्ट है। इसके बाद में आया ब्रोंस्टेड और लोरी का। ब्रोंस्टेड और लोरी क्या कहता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल H+ देता है, ठीक है, किसी विलायक में नहीं, बिना विलायक के अगर कोई मॉलिक्यूल H+ देने की प्रोबेबिलिटी दिखाता है तो वो अम्ल है, और H+ लेने की दिखाता है तो वो क्षार है। ठीक है, उसके बाद में कंसेप्ट आया था लुईस का। लुईस बात करता है इलेक्ट्रॉनों की, ना कि प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन की। ठीक है, तो लुईस ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। हमें क्या करना है, एक और कंसेप्ट आता है लास्ट में, यूसेनविच का सिद्धांत। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये 4 सिद्धांत हमें मेन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, कि ये सिद्धांत में ये जो साइंटिस्ट है वो क्या बोलते हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या है और उसके यूज क्या। ठीक है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो साथ साथ में अपने इसको डिक्टेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले लिखो आरेनियस का सिद्धांत या आरेनियस की अवधारणा। थ्योरी और कंसेप्ट ऑफ आरेनियस अबाउट एसिड एंड बेस। ठीक है, ये क्या कहता है आरेनियस कि अगर किसी भी विलायक के अंदर हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं, वो अगर H+ देगा तो वो अम्ल होगा, और अगर वो OH- देगा तो वो क्षार। ठीक है, आरेनियस का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर जलीय विलयन में हम या जलीय माध्यम में एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ये सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं, कोई भी यौगिक लेते हैं, तो अगर वो H+ डोनेट करता है या H+ देता है तो वो क्या होता है, एसिड होता है। अगर वो OH- डोनेट करता है या OH- देता है तो वो क्या होता है, बेस होता है। इसको आप शॉर्ट में लिख लो और फिर उसकी अपनी डेफिनेशन लिख लेंगे। आरेनियस का जो सिद्धांत है उसको लिखेंगे हम कि आरेनियस के सिद्धांत के अनुसार, आरेनियस के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन आयन रखने वाले, आरेनियस के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन आयन रखने वाले, H+ रखने वाले यौगिक जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन आसानी से देते हैं, हाइड्रोजन आयन आसानी से देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तथा जो पदार्थ जलीय विलयन में कंपाउंड विच इन एक्वस सॉल्यूशन डोनेट्स हाइड्रोक्सिल आयन या OH- कॉल्ड बेस, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन या OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, ये जो अम्ल और क्षार है ये किसके बेस पे बताया हमने, H+ और OH- डोनेट करने के आधार पे। ठीक है, तो अगर हमें एग्जाम्पल लिखना है एसिड का
तो कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो कि H+ डोनेट करने वाले हैं? ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो कि बहुत आसानी से H+ डोनेट करते हैं? HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO3, ये सारे क्या है? एसिड है जो कि बहुत आसानी से H+ देते हैं किसमें? जलीय माध्यम के अंदर। ठीक है, अगर हम बेस का एग्जांपल लेंगे तो बेस के एग्जांपल क्या होंगे? जो OH- देते हैं। तो OH- देने वाले कौन से होते हैं? जैसे KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है? किसके एग्जाम्पल है? क्षार के एग्जाम्पल है जो कि जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH- हमें देते हैं। तो ये हमारा क्या है? आरएनएस का कंसेप्ट है कि अगर जो जलीय विलयन के अंदर H+ देगा वो एसिड होगा, जो जलीय विलयन में OH- देगा वो हमारा बेस होगा। लेकिन अब ये पता कैसे लगाता है? ये जो आरएनएस है इसने H+ और OH- डोनेट करने वाला जो कंसेप्ट है वो किसके बेस पे निकाला? KW पे। KW क्या होता है? जब भी हम जल को आयनित करते हैं, ठीक है, जल का मोलिक्यूल क्या होता है? H2O को अगर हम आयनित फॉर्म में बदलेंगे तो ये क्या होगा? H+ प्लस OH-। ठीक है, तो KW क्या होता है? इसका स्थिरांक होता है। अगर हम किसी भी रिएक्शन का नियतांक, वेग नियतांक जब भी लिखते हैं तो वो क्या होता है? K होता है। इस तरह से लिखते हैं हम, है ना? काइनेटिक्स पढ़ी है आपने? काइनेटिक्स के अंदर अगर हम ये रिएक्शन कर रहे हैं तो इस रिएक्शन के लिए एक क्या होता है? वेग नियतांक होता है जिसको K से लिखा जाता है। यहाँ पर इसको लिखा जाता है वाटर के लिए KW। ठीक है, जो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के। जो भी आयन आपको मिले हैं, यहाँ पर क्या मिला है? H+ और OH-, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। यानी KW जो है वो क्या होता है? H+ और OH- की सांद्रता के मल्टीपल के बराबर होता है। इसके बेस पर आरेनियस ने ये कंसेप्ट दिया था कि अगर हम जल लेते हैं या वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल बहुत आसानी से आयनित होता है, यानी वो स्वतः ही आयनित हो जाता है, उसको हमें किसी और विलायक के अंदर घोलने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो अगर ये आयनित होता है तो यहाँ पे कोई ना कोई वेग स्थिरांक होता है। ये वेग स्थिरांक की वैल्यू क्या होती है? ये जो बनने वाला या आयनित होने वाले जितने भी प्रोडक्ट है उनके कॉन्सेंट्रेशन के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, सांद्रता के गुणनफल के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसी के बेस पर इसने क्या किया? बाकियों को एक्सप्लेन किया कि अगर हम कोई भी कंपाउंड जलीय विलयन यानी इसके अंदर रखेंगे तो यहाँ पर जल का तो स्वतः आयनन होता ही है, इसके स्वतः आयनन की वजह से ये जो कंपाउंड हम लेते हैं इनका भी क्या हो जाता है? आयनन हो जाता है। ठीक है, अगर इनका आयनन होता है और H+ ये डोनेट करते हैं तो ये एसिड कहलाएंगे, और अगर इनका आयनन होने से OH- डोनेट करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आरेनियस का सिद्धांत था। अब आरेनियस के सिद्धांत में आपको अगर इनकी इक्वेशंस लिखनी है, इनके आयोनाइजेशन की या आयनीकरण की, तो वो किस तरह से लिखोगे? HCl है तो ये आयनित होगा कौन कौन से दो पार्ट में? HCl का आयनन करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे H2O का आयनन किया, H+ और Cl-। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये हमेशा क्या होती है? इनवर्स में भी हो सकती है। ठीक है, ये आपस में, यहाँ पे मैंने जलीय विलयन में दिखाया है ना साथ में, ये क्या करता है? अगर ये आयनित होता है H+ और Cl- में तो ये वापस HCl भी बना सकता है, लेकिन ये कितना ये आयनित होकर आयंस बनेंगे या फिर HCl बनेंगे ये यहाँ पर इस आरेनियस ने नहीं समझाया। ठीक है, ये बाद में आएगा जब हम पढ़ेंगे आगे वाला सिद्धांत, तो उसमें क्या बोलता है कि ये अगर एसिड है तो इससे बनने वाला ये जो होगा Cl-, ये क्या होगा? इसका संयुग्मित क्षार होता है, कॉन्जुगेटेड बेस होता है। ठीक है, तो अगर आपका ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा? उसका इनवर्स होगा। ठीक है, यानी वीक होगा। अगर ये वीक है तो ये इससे आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा और वापस ये कम बनाएगा, तो ये फॉरवर्ड रिवर्स वाली जो रिएक्शन है ये क्या होगी? कम। लेकिन यहाँ पर ये चीज एक्सप्लेन आरेनियस ने नहीं की। आरेनियस ने सिंपल से ये कहा कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास प्रोटॉन होते हैं यानी H+ होता है वो आसानी से क्या करते हैं? आयनित हो जाते हैं, H+ डोनेट कर देते हैं अगर हम इसे जलीय माध्यम के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे अम्ल कहलाएंगे। अगर हम KOH का आयनन करते हैं तो ये क्या बनाएगा? K+ प्लस OH-, यानी OH- जो देने वाले होंगे वो क्या होंगे? हमारे क्षार होंगे। ठीक है, बेस होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हमें इसमें क्या करना है? इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है
सिंपल सा कंसेप्ट है आरएनएस का, H+ डोनेट करने वाले एसिड, OH- वाले बेस। अब लिमिटेशन या सीमाएं क्या रह गई यहाँ पे कि हमने सिर्फ क्या लिया, जलीय विलयन लिया। ठीक है, कि अगर हम जलीय विलयन लेते हैं तब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, एक क्या किया हमने कि हमने हमेशा कौन से लिए, ऐसे मोलिक्यूल लिए जिसमें प्रोटोन हो। ठीक है, अगर नॉन प्रोटोनिक कोई भी मोलिक्यूल है तो उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, वो चीज यहाँ पर इसने एक्सप्लेन नहीं की है। ठीक है, अगर हम क्या करें, जलीय विलयन की जगह या तो कोई विलयन ना ले, या फिर हम क्या करें, ऐसा कोई मीडियम ले ले जो कि एक्वस नहीं होता है, यानी पोलर नहीं होता है, ध्रुवीय नहीं होता है, अध्रुवीय विलायक ले ले, तो वहां पे क्या होगा, इसको भी एक्सप्लेन आर्हेनियस ने नहीं किया है। ठीक है, ये इसकी क्या है, लिमिटेशंस है। तो लिख लो आर्हेनियस सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट। इसमें लिख लो, यह सिद्धांत केवल जलीय माध्यम में अम्ल और क्षार की प्रवृत्ति दिखाता है। अजलीय विलायकों, नॉन एक्वस सॉल्यूशन टेंडेंसी। अजलीय विलायकों यानी नॉन एक्वस सॉल्यूशन और गैसीय अवस्था में, गैसीय स्टेज में यह अम्ल और क्षार को प्रदर्शित नहीं करता है। इट कैन नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन acid and base behavior in non-aqueous solution and in gaseous state। अजलीय विलायकों और गैसीय अवस्था में अम्ल क्षार के व्यवहार को नहीं दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर, जलीय माध्यम में यदि बिना प्रोटोन वाले यौगिक, बिना प्रोटोन वाले यौगिक, बिना प्रोटोन वाले लाइक AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, अगर ये हम लेते हैं तो इसमें प्रोटोन नहीं है। ठीक है, तो अगर जलीय विलयन में ये यौगिक लेते हैं तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि ये अम्ल है या फिर क्षार है ना। अगर हमारे पास सिर्फ जलीय विलयन है तो हम सिर्फ उसी के अंदर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं अम्ल और क्षार को। पहला पॉइंट हमारा ये था कि हम सिर्फ जलीय माध्यम के अंदर ही अम्ल और क्षार को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जलीय माध्यम तो लिया, लेकिन हमने मोलिक्यूल ऐसा ले लिया या यौगिक ऐसा ले लिया जिसमें प्रोटोन ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पर हम एसिड एंड बेस को यहाँ पर आर्हेनियस कंसेप्ट से समझा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लो, बिना प्रोटोन वाले यौगिक जैसे AlCl3 या एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के अम्लीय व्यवहार को यह नहीं समझा पाता है, के अम्लीय व्यवहार को यह नहीं समझा पाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक होती है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया, पता है आपको क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जैसे आपने HCl लिया, वाटर में लिया, ठीक है, तो इसका क्या होगा,
HCl लिया है, जलीय सॉल्यूशन में लिया है, जलीय माध्यम में लिया है, क्या होगा इसमें? H2O जो होता है जल का अणु, वो क्या होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? H+ देता है या OH- देता है? एम्फोटेरिक होता है वो, ठीक है। H+ भी देता है, OH- भी देता है, H+ लेता भी है, ठीक है। H+ लेके वो क्या बना देता है? H3O+ बना देता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी रखता है, लेकिन इन दोनों में से, यानी ये एसिड की टेंडेंसी भी रखता है, बेस की भी रखता है, ठीक है। लेकिन HCl जो है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी वो बहुत आसानी से आयनित होता है। अगर वो आयनित होता है यानी वो क्या करेगा? यहाँ पर H+ डोनेट करेगा, ठीक है। H+ देगा, H+ देगा अगर ये, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है? अम्ल की तरह, ठीक है। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? क्षार की तरह, ठीक है। तो ये जो दोनों है ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? यहाँ पे H3O+ और एक Cl-, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या किया हमने? अम्ल और क्षार लेके, अम्ल और क्षार की आपस में रिएक्शन होके क्या बनता है? लवण बनता है, सोल्ट बनता है। तो एक तरह से हम क्या बनाते हैं? यहाँ पे सोल्ट बना देते हैं। ये हमारी क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है कि किन्हीं दो रिएक्टेंट से अगर हम सोल्ट बना देते हैं तो वो क्या होता है? हमारा मोलिक्यूल उदासीन हो जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया वो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्रेनियस ने क्या बताया कि अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया है तो वो उसको एक्सप्लेन करता है सिर्फ किसमें? जलीय माध्यम के अंदर। अगर जलीय माध्यम के अलावा कोई और माध्यम ले ले हम, तो वहां पर ये उदासीनीकरण अभिक्रिया को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसको लिख लो, उदासीनीकरण की अभिक्रिया आर्रेनियस द्वारा सिर्फ जलीय माध्यम में दर्शाई जा सकती है, किसी और माध्यम में नहीं। आर्रेनियस द्वारा उदासीनीकरण अभिक्रिया सिर्फ जलीय माध्यम में दिखाई जा सकती है, किसी और माध्यम में नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या था? आर्रेनियस का सिद्धांत। उसके बाद में आया ब्रोंस्टेड एंड लोरी। क्या हुआ कि जितनी भी लिमिटेशन हमारे किसी थ्योरी पे आती है उसके बाद में हमेशा नया कंसेप्ट आता है या नई थ्योरी आती है जो कि इन सारी लिमिटेशन को ओवरकम करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो उसके बाद में नया सिद्धांत आया ब्रोंस्टेड एंड लोरी का सिद्धांत। नेक्स्ट है ब्रोंस्टेड और लोरी। अब ब्रोंस्टेड और लोरी जो है उसने क्या किया? जैसे इसने जलीय माध्यम के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल H+ देता है तो वो एसिड, OH- देता है तो वो बेस। आर्रेनियस ने ये कहा। ब्रोंस्टेड और लोरी ने क्या कहा कि अगर कोई मॉलिक्यूल खुद किसी माध्यम में नहीं, खुद अगर H+ देता है तो वो क्या है? एसिड है। अगर वो H+ लेता है तो वो क्या है? बेस है। ये बताया, ठीक है। मतलब इसने बीच में ये जो माध्यम ले रहे हैं हम, इस माध्यम को हटा दिया, जो कि मेन लिमिटेशन थी हमारे आर्रेनियस कंसेप्ट की, ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या है? ब्रोंस्टेड एंड लोरी का सिद्धांत। ठीक है, ब्रोंस्टेड और लोरी का सिद्धांत। इसमें लिख लो, ब्रोंस्टेड और लोरी के अनुसार ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन देते हो, ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन देते हो अम्ल कहलाते हैं या एसिड कहलाते हैं। ठीक है, और जो पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो H+ देते हैं या डोनेट करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन लेते हैं या ग्रहण करते हैं क्षार कहलाते हैं।
या शॉर्ट में लिख लो इसको, प्रोटॉन दाता पदार्थ अम्ल और प्रोटॉन ग्राही पदार्थ क्षार। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एसिड के एग्जाम्पल क्या होंगे? वही आपका HCl। अगर हम कोई भी मीडियम ना ले तो HCl क्या है, HCl खुद से आयनित होता है, आयनित होकर ये क्या देता है हमें, H+ देता है। यानी अगर H+ ये देता है तो ये क्या है, अम्ल है। ठीक है, जैसे हुआ H2SO4 वही हमारा, तो ये भी क्या करता है, H+ देता है, तो ये भी क्या है, एक तरह से एसिड है। HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी क्या करेगा, H+ देता है, कार्बोनेट आयन बनाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एसिड की तरह बिहेव करता है। अब एग्जाम्पल बेस के या क्षार के क्या है, जो H+ आयन लेता हो, जैसे अमोनिया NH3 आसानी से H+ लेता है और अमोनियम आयन बनाता है, तो ये हमारा क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है। यानी जो क्या हो, H+ लेने वाला हो वो हमारे क्या होंगे, क्षार होंगे। ठीक है, जैसे H2O है, H2O भी क्या करता है, H+ लेता है। ठीक है, और ये क्या बनाता है, H3O+, तो ये भी क्या है, बेस या क्षार का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने ये किया हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये H+ ले भी सकता है ना, HCO3- है, यानी ये अगर एक प्रोटॉन को ग्रहण कर ले तो क्या बनाएगा, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये भी H+ लेता है, अगर ये H+ लेता है तो क्या बनाएगा, H2CO3, तो ये भी क्या है, बेस की तरह बिहेव करता है। यानी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो एम्फोटेरिक भी होते हैं, एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल है, इनको लिख लो, एसिड और बेस के एग्जाम्पल है, इनको लिख लो। मैंने क्या बताया था, जब हमने आरएनएस वाला कंसेप्ट पढ़ा था, तो हमने क्या कहा था कि जैसे हम ये आयनित करते हैं इन मॉलिक्यूल्स को, तो ये क्या करते हैं, संयुग्मी पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये एसिड है तो इसका संयुग्मी ये बेस होगा या क्षार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट था ये आरएनएस ने नहीं बताया था, ये किसको लेके आया था, ब्रोंस्टेड और लोरी लेके आया था, कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को आयनित करते हैं तो अगर ये एसिड है, HCl अगर एसिड है तो ये अम्ल होगा, और इससे जो बनने वाला है ये Cl-, ये क्या होगा, इसका कॉन्जुगेटेड बेस होगा, संयुग्मी क्षार होगा। यानी ये हमेशा क्या होते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार का एक पेयर बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम HCl को H2O के अंदर लेते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक Cl-, ठीक है, और एक H3O+। तो अब इसमें क्या है, देखो HCl है, HCl क्या होता है, एसिड है, इन दोनों में से प्रबल एसिड कौन सा होता है, HCl होता है, तो ये एसिड है, इससे बनने वाला जो है वो क्या है, Cl- है, तो ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बेस, संयुग्मी क्षार। तो ये हमारा एक पेयर बना, कौन सा पेयर, ये अम्ल क्षार का, संयुग्मी अम्ल और क्षार का HCl और Cl-। ठीक है, दूसरा पेयर कौन सा बना, ये क्या कर रहा है, H+ को ग्रहण कर रहा है, यानी H+ को ले रहा है, एक तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे ये H+ ले रहा है। अगर ये H+ ले रहा है तो ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार ये क्या है, क्षार है, बेस है। ठीक है, और ये बेस है तो इससे जो बनने वाला H3O+ है ये क्या करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो ये एसिड कौन सा होगा, संयुग्मी होगा। तो ये हमारा दूसरा पेयर बनता है संयुग्मी अम्ल और क्षार का। ठीक है, तो ये चीज एक्सप्लेन की किसने, ब्रोंस्टेड और लोरी ने, कि हमें सिर्फ क्या करना है, जलीय माध्यम में नहीं यूज करना है, वहां पर हमने सिर्फ क्या किया था, जलीय माध्यम लिया था। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है कि अगर हम किसी भी दो अलग अलग कंपाउंड्स को लेते हैं तो उसका एक का नेचर एसिडिक होगा, एक का बेसिक होगा। ठीक है, एक अम्ल की तरह बिहेव करेगा, एक क्षार की तरह बिहेव करेगा। जो अम्ल की तरह बिहेव करेगा वो H+ देगा, जो क्षार की तरह बिहेव करेगा वो H+ लेगा। ठीक है, इससे बने वाले ये जो दोनों कंपाउंड है वो एक क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बेस होगा, और एक क्या होगा, कॉन्जुगेटेड एसिड होगा।
ठीक है, यानी एक ही रिएक्शन के अंदर या एक उदासीनीकरण अभिक्रिया में दो पेयर बनते हैं, वो किसके बनते हैं, संयुग्मी अम्ल और क्षार के। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये हमेशा क्या होती है, दोनों डायरेक्शन के अंदर चलती है। ठीक है, अब दोनों डायरेक्शन के अंदर में से फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा होती है अगर अभिक्रिया ज्यादा तेज होती है, या पश्च अभिक्रिया ज्यादा तेज होती है, वो कैसे पता चलेगा, इनकी टेंडेंसी से, कि एसिडिक टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, बेसिक टेंडेंसी किसकी ज्यादा है। ठीक है, उसके बेस पे होता है। लेकिन ये एक्सप्लेन यहाँ पर ब्रोस्टेड और लोरी ने नहीं किया कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है, या कौन सा ज्यादा बेसिक है, कौन सा कम बेसिक है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ये हमारा ब्रोस्टेड लोरी का कंसेप्ट है, इसके मेन जो एप्लीकेशंस है वो लिख लेते हैं और फिर उसकी लिमिटेशन लिखेंगे, और फिर हमारा नेक्स्ट वाला कंसेप्ट आएगा लुईस का कंसेप्ट। ठीक है, जो कि किसी पे बात करता है, इलेक्ट्रॉन्स पे बात करता है, कि इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट करने वाला है तो वो बेस होता है और ग्रहण करने वाला एसिड होता है। तो इसमें लिख लो ब्रोंस्टेड एंड लोरी सिद्धांत की उपयोगिता, एप्लीकेशन एक ही बात है कि कहां कहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखो, यह सिद्धांत किसी माध्यम में समझाया नहीं गया है, किसी भी मीडियम में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। यानी अम्ल क्षार की प्रवृत्ति हम किसी माध्यम में नहीं बताते हैं, सिंपल खुद कंपाउंड के आधार पर बताते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख लो, यह सिद्धांत पदार्थों की समय की प्रवृत्ति के आधार पर, पदार्थों की समय की प्रवृत्ति के आधार पर, टेंडेंसी ऑफ ए कंपाउंड इटसेल्फ, अम्ल और क्षार में विभाजित करता है। पदार्थ की समय की प्रकृति के आधार पर अम्ल और क्षार में विभाजित करता है। यानी दो अलग अलग पॉइंट है। सिंपल अगर अपने लैंग्वेज में देखें तो एक क्या बताता है कि हमने कोई मीडियम नहीं लिया, ठीक है, हमने जलीय माध्यम में नहीं लिया, और दूसरा क्या बता रहा है कि सिंपल हमें कंपाउंड देख के ये पता चल जाता है कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, किसी भी मीडियम में हमें लेने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो जलीय हो चाहे वो अजलीय हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह सभी तरह के विलायकों को भी एक्सप्लेन करता है, समझाता है। यह सिद्धांत सभी विलायकों को भी समझाता है। जैसे विलायक होता है अमोनिया, ठीक है, द्रव अमोनिया क्या होता है, एक विलायक की तरह, सोलवेंट की तरह काम में आता है। ठीक है, तो ये अमोनिया जो है, ये इसका नेचर क्या होगा, ब्रोस्टेड और लोरी ने बताया कि ये क्षार की तरह बिहेव करता है, बहुत आसानी से H+ लेता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेस होता है। तो जो भी विलायक है जल के अलावा, तो उनको भी ये सिद्धांत एक्सप्लेन करता है कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, इसके बाद में लिखो, यह सिद्धांत यौगिकों के जल अपघटन को समझा सकता है, हाइड्रोलिसिस को एक्सप्लेन कर सकता है, जल अपघटन को समझा सकता है, जिसमें प्रोटॉन स्थानांतरण की अभिक्रिया हो, प्रोटॉन ट्रांसफर की रिएक्शन हो, जिसमें प्रोटॉन स्थानांतरण की अभिक्रिया हो, और उसको यह संयुग्मी अम्ल क्षार का युग्म बताता है, उसको यह संयुग्मी अम्ल क्षार का युग्म बताता है। उसमें एक एग्जांपल लिख लेंगे,
ठीक है, इसकी लिमिटेशन है 2, लिख लो। ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट की 2 लिमिटेशन है, वो लिख लो। पहली है, यह सिर्फ उन यौगिकों की प्रवृत्ति बताता है जो H+ डोनेट या ग्रहण कर सकते हैं, H+ दान कर सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। एक क्या है, जो ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ H+ को ग्रहण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, सिर्फ इसके बारे में बताएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई मॉलिक्यूल जिसमें H+ है ही नहीं, यानी प्रोटॉन है ही नहीं, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट ये लिख लो, ऐसी अम्ल क्षार अभिक्रिया जहां पर ऐसी अम्ल क्षार अभिक्रिया एसिड बेस रिएक्शन जहां प्रोटॉन स्थानांतरण नहीं होता है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन्स, जहां प्रोटॉन स्थानांतरण नहीं होता है, उसमें अम्ल और क्षार को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, अम्ल और क्षार को समझा नहीं पाता। अर्थात अप्रोटोनिक विलायक पर यह लागू नहीं होता। अप्रोटोनिक जिसमें प्रोटॉन नहीं होता, नॉन प्रोटोनिक, प्रोटोनिक को प्रोटोनिक ही लिखा जाता है, नॉन प्रोटोनिक। ठीक है, अप्रोटोनिक विलायक पर यह लागू नहीं होता। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है लुईस का, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।